हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कैरियर विद एसके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट का पेपर 2 सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं, जो आए हुए हैं पिछले वर्षों में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाल्यावस्था की किस अवधि में विकास डैश। पहला ऑप्शन धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता। दूसरा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तीसरा ऑप्शन में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं। चौथा, अनियमित और असंबद्ध होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि विकास जो होता है बाल्यावस्था में धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता, क्योंकि विकास को हम माप नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है? निकटतम विकास का क्षेत्र बोल रहे हैं जेड पी डी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म हुआ। पहला ऑप्शन क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र दर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। दूसरा ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंच जाते हैं। ये भी गलत है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्कों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पहला ऑप्शन परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिक्रियात्मक चिंतन में समर्थ हैं। दूसरा ऑप्शन केंद्रीकरण और उत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। तीसरा, संरक्षण और वर्गीकृत श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है। चौथा क्या है? प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगृप्त चिंतन में समर्थ हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पहला ऑप्शन क्या है? दंड और आज्ञा पालन अभिन्यास। दूसरा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। तीसरा, यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास। चौथा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही नहीं है? दोस्तों, कौन सा सही नहीं होगा? सॉरी, हाँ, कौन सा सही है? सही वाला पूछ रहा। तो स्थानिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक, ये गलत। आर्किटेक्ट के पास होता है। स्थानिक बुद्धि किसके पास होगी? आर्किटेक्ट के पास। दूसरा है अंतरा वैयक्तिक विक्रेता, ये भी गलत। तीसरा, भाषिक बुद्धि किसके पास होती है? कवि के पास होती है, ये भी गलत। इसमें मूल कार है। चौथा क्या है? शारीरिक गति संवेदना, खिलाड़ी। हाँ, इसमें शरीर का यूज कौन करेगा? खिलाड़ी करेगा। ठीक है, शारीरिक गति संवेदना का। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहला ऑप्शन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा ऑप्शन, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। चौथा, स्कीमा के परिकल्पना से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन डैश। पहला ऑप्शन, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। दूसरा, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, ये भी गलत। नेगेटिव नेगेटिव हटा दो। तीसरा ऑप्शन, अभिभावक को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल और कम सफल और असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक, ये भी गलत। चौथा, बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहयोग होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? पहला ऑप्शन, लिंगों के जैविक अंतरों की अपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। दूसरा, समाज में चिंतित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तीसरा, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। चौथा, क्रियाकलाप के विभिन्न मिश्र लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्योंकि जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, सभी प्रकार के मेल फीमेल को एक साथ, अर्थात मेल फीमेल वाले बच्चों को एक साथ क्या करेंगे, मिश्रित करेंगे और उसमें विचार विमर्श को प्रोत्साहन देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, एक गुण और साधन के रूप में, एक रुकावट के रूप में, एक समस्या के रूप में, एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में। तो पहला क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अध्यापक को बहुभाषिकता मतलब जिसमें कई जो बच्चे हों अलग अलग भाषा जानते हों, तो उसको एक गुण और साधन के रूप में समझना चाहिए एक टीचर को। अगला क्या है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, पहला ऑप्शन, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत से उपयोग करते हैं, केवल वाला नेगेटिव ऑप्शन। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना, नेगेटिव होता है दोस्तों, नकारात्मक, ये भी गया। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, दंड और पुरस्कार, ये भी नेगेटिव होता है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सांस्कृतिक उपकरण कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, B.F. स्किनर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, B.F. स्किनर। 12 नंबर क्वेश्चन, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है दोस्तों। आंशिक दृष्टि मतलब जिनको कम दिखाई देता है, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, तो ये सही होगा, क्योंकि कोई अक्षर है उनको बड़े साइज में मुद्रित करा देंगे, ठीक है, तो वो आराम से देखना। तीसरा, त्रिविमी नक्शे का चार्ट, ये भी सही हो जाएगा। बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट। दोस्तों जब कोई अच्छा छोटे छोटे प्रिंट कराओगे, वो ऑलरेडी जो बच्चे होंगे उनको कम दिखता होगा, तो उनको कैसे दिखेगा, तो तीसरा ऑप्शन भी क्या होगा, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत ढूंढना है, ठीक है, तो ऊपर के 3 ऑप्शन क्या होंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, पहला ऑप्शन समावेशी शिक्षा, पहला ऑप्शन बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रतिबंध करना, पृथक करना नेगेटिव पॉइंट, गलत, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, नामांकित करना क्या होता है, गलत होता है। तीसरा, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं का प्रावधान करना, ये भी गलत, क्योंकि अलग अलग शिक्षण संस्थान अलग अलग थोड़े प्रावधान किया जाएगा। चौथा है, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो समावेशी शिक्षा क्या कहती है, हर बच्चों को एक समान यानी समान शिक्षा देने का अधिकार देती है। चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। दूसरा प्रश्न, वे प्रश्न देकर जिनमें अनिर्बाभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो। तीसरा, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। चौथा, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो दोस्तों प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे और उन्हें निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, प्रश्न देकर अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी वो प्रतिभाशाली हैं। तीसरा, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, ये भी गलत। प्रश्न हल करने के लिए निर्दिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, ये भी गलत। चौथा, पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, क्योंकि बच्चे कैसे हैं, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे की आवश्यकता को संबोधित कौन करता है, चुनौतीपूर्ण कार्य जो कर लें और निरस्ता दूर करने के लिए जिनके पास क्रियाकलाप हो। 15 नंबर क्वेश्चन, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पठन वैकल्य में जो पढ़ने से संबंधित हो, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। दूसरा, पूर्ण शारीरिक व्यवस्था परीक्षण द्वारा। तीसरा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो पठन वैकल्य किससे, पढ़ने और लिखने की कौशलता में विश्लेषण से होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी अर्थात 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है, निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है दोस्तों। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके और उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिसमें कि अध्यापक उन पर अधिक ध्यान ना पड़े। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौती लक्ष्यों
के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, ये भी ऑप्शन क्या है पॉजिटिव, ये भी सही हो जाएगा। क्रियाकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे से समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी पॉजिटिव आंसर है। तो निगेटिव ऑप्शन कौन सा है, 2 नंबर, निगेटिव ही ढूंढना था, निगेटिव का भाई निगेटिव होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था पहला का कोई प्रभाव नहीं होता, दूसरा ऑप्शन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तीसरा का कोई आपसी संबंध नहीं है, तीसरा की भूमिका नगण्य है, यानी पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना है। तो नहीं वाले हटा दो, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा तो पॉजिटिव होगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तीसरा कोई आपसी संबंध नहीं होता, क्यों नहीं होता, शारीरिक संबंध नहीं होगा, शारीरिक स्वास्थ्य के अधिगम से बच्चों का संबंध होता है। तीसरा ऑप्शन, चौथा क्या है, बच्चों की नगण्य है, बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, कैसा अधिगम हो, अर्थपूर्ण हो। तो पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए ताकि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं, पहला ऑप्शन सही पॉजिटिव है। दूसरा, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना नेगेटिव पॉइंट होता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा क्या है, विद्यार्थियों की में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना जिससे वे बहुपक्षीय में सशक्त हों, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, ये पॉजिटिव, ये भी सही हो जाएगा। चौथा क्या है, कक्षा में विविधता की अपेक्षा करके शिक्षण की एक मानक विधि को अपनाना, मानक आकलन मानक विधि क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है, ये गलत होता है। तो पहला और तीसरा जो है कथन जो है सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम एक डैश और फिर डैश प्रक्रिया है, तो अधिगम एक कैसी है, सरल सक्रिय, सरल रैखिक, सरल और व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय, निष्क्रिय ऑप्शन गलत, जटिल सक्रिय ये भी गलत, सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम कैसी है, सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सॉरी व्यक्तिगत नहीं रैखिक होगी, कैसी होगी, अधिगम कैसी है, सरल और व्यक्तिगत रैखिक प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए, तो टालना चाहिए, गलत, अपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, गलत, अपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए, विविधता को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3 सही हो जाएगा। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय किसके, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए, किसकी, सहयोगिक। दूसरा, इसकी किसके बजाय, प्रतिवर्धित वातावरण से बचना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो प्रतिभाशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए और किससे बचना चाहिए, प्रतिस्पर्धिक वातावरण से बचना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, तो पहला ऑप्शन, पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, दूसरा ऑप्शन, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, ये नेगेटिव है, वे कार्य जो कि बहुत सरल हों, प्रतिभा प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। तो दोस्तों उदाहरण अधिगम के लिए अभिप्रेरित कौन से प्रभावशाली होगा, तो पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है दोस्तों क्योंकि सही नहीं पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराती है। तीसरा ऑप्शन, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रिय पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण अर्थात छानबीन की लालसा होती है। चौथा ऑप्शन, बच्चे की अपने आसपास की वस्तुओं को जानने की जन्मजात जिज्ञास होते हैं। तो निगेटिव ऑप्शन कौन से होगा, निगेटिव ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते, क्यों नहीं सोच सकते, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो निगेटिव ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इसमें निगेटिव पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। तीसरा ऑप्शन साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए, ये भी गलत है।
तो पहले के तीनों के ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे। चौथा, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें पॉजिटिव कौन लग रहा है? पॉजिटिव दोस्तों ये वाला पहला वाला लग रहा है, क्योंकि प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है, क्योंकि वो उनको समाज से वंचित कर दिया गया। ठीक है, तो उसमें क्या अधिगम का सामर्थ्य नहीं होगा, तो इसीलिए वो क्या हो गए? असफल हो गए। अगला क्वेश्चन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया में आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। क्यों भ्रांति क्यों उत्पन्न होगी? ये नेगेटिव ऑप्शन। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, ये भी गलत। प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति का उत्पन्न होता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? पॉजिटिव है, ये सही हो जाएगा। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार प्रवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित, दूसरा प्रगतिशील, तीसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, चौथा व्यवहारवादी। तो आकलन विधियों की विद्यार्थियों की व्यक्तिगत मतलब कैसी शिक्षा है? वो प्रगतिशील है, व्यवहारवादी है, प्रगतिशील है। कैसी है? प्रगतिशील कक्षा है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉजिटिव ढूंढना है, पॉजिटिव कथन। बच्चों में बहुत सी संस्कृतियों विविधताएं होती हैं। दूसरा ऑप्शन, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय पर होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की आवश्यकताओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों पर के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें पॉजिटिव हो जाएगा? तो बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये दोनों तीनों नीचे के क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वही लग रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? कौन सा? मध्य बाल्यावस्था, अर्थात मध्य बाल्यावस्था की एज कितनी होती है? एज 7 से 12 वर्ष की। ठीक है। प्रकृतात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। हाँ, मूर्त संक्रियात्मक होता है। जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है उसको, वो कैसी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत। बहुत कम भूमिका होती है, गलत। प्राथमिक कारक है, गलत। द्वितीयक कारक है, बिल्कुल सही। प्राथमिक कारक कौन कौन से होती है? माता पिता और पास पड़ोस जो होता है, ये बच्चों के प्राथमिक विकास के सामाजिकरण के प्राथमिक कारक होते हैं। द्वितीय कौन सा होता है? जैसे विद्यालय हुआ, पुस्तक हुआ, सिनेमा हॉल हुआ, ये सब द्वितीय कारक होते हैं। तो सामाजिकरण में विद्यालय क्या होता है? द्वितीय कारक होता है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीडीपी का। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर ने क्या बताया? बुद्धि के प्रकार बताए। बुद्धि कितने प्रकार की बताई इन्होंने? 8 प्रकार की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया बच्चों का चिंतन एवं गुणात्मक वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया। किसने बताया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सीटेट के पेपर 2 पेपर 1 के करा सकें। तो दोस्तों ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।